एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं कलम के जादूगर मंच से डॉक्टर इंदु सिंह सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी दर्शक गण जो हम लोगों को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कलम के जादूगर मंच का हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सिर्फ अच्छा लिखें ही नहीं, साहित्य से जुड़ी हुई नई नई बातों को सीखें और उसे अपनी रचनाओं में शामिल करें। हमेशा से इसी चीज को लेकर हम लोग प्रयत्नरत रहे हैं और इसी क्रम में आपको पता ही है कि हम हर माह पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और इस पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता में 4 चरण होते हैं और जिनको सभी प्रतियोगी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण से तीसरे चरण में और फिर चतुर्थ चरण में पहुंचते हैं और तब उनमें से एक चुना जाता है पोएट ऑफ द मंथ। तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद एक कलाकार अपनी रचना के सृजन से बनता है पोएट ऑफ द मंथ। तो इसी क्रम में जो हमारी मार्च की पोएट ऑफ द मंथ बनी थी, उन्हीं को आज हम एक शाम कलमकारों के नाम इस कार्यक्रम में आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। और मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं, बहुत ही सीनियर हैं और मैं उनको अक्सर मैम ही कहती हूं और उनका नाम है श्रीमती अर्चना सक्सेना जी, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली हैं। अर्चना जी जो हैं वो फिलहाल यूएस में हैं अपने बच्चों के पास और वहीं से आज वो हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अर्चना जी के जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं और उनके 2 बच्चे हैं जो यूएस में सेटल्ड हैं, जिनके पास वो आजकल रह रही हैं। इनकी शिक्षा जो है वो बरेली में हुई है और इनका जन्म भी बरेली में हुआ था। इन्होंने समाजशास्त्र विषय में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और लगातार लिखती रही हैं और इनकी कुछ रचनाएं 2 साझा काव्य संग्रह का हिस्सा भी बन चुकी हैं और स्वयं की एक कहानी संग्रह एक टुकड़ा बादल अक्टूबर माह में व एक उपन्यास चांद फिर निकला अभी अप्रैल के पहले सप्ताह में ही प्रकाशित हुआ है। दोनों पुस्तकें इनकी अमेज़न पे अवेलेबल हैं और एक कविता बहुत ही प्राउड के साथ मैं बताऊंगी कि एक कविता ओ चंदा मामा जी कनाडा में एक स्कूल में जहां हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, वहां बच्चों को परिचित कराई गई है। तो ये हम लोगों के लिए भी गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ की रचनाकार कनाडा में भी अपना परचम लहरा रही हैं और अब पूरी तरीके से वो लेखन और गृहस्थी दोनों में ही रमी हुई हैं। मैं उनका स्वागत करने से पहले उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी और फिर आप लोगों के समक्ष मैं श्रीमती अर्चना सक्सेना, जो आज की हमारी एक शाम कलमकारों की मेहमान हैं, उनको लेकर आऊंगी। तो अर्चना जी कुछ इस तरह लिखती हैं। चलो माना है गम बहुत जमाने में, चलो माना है गम बहुत जमाने में, वक्त क्यों जाया करूं औरों को आजमाने में, वक्त क्यों जाया करूं औरों को आजमाने में, आजमाइश जो हो तो खुद की हो, मकसद इस जिंदगी का यही हो। मैं जो कल थी मुझे उस बात से न कोई गिला, मैं जो कल थी मुझे उस बात से न कोई गिला, किस्मत भी मुस्काई लेखनी का साथ मिला। क्यों ना किस्मत को मैं संवारूं, क्यों ना किस्मत को मैं संवारूं और जिंदगी को गले लगा लूं, क्यों ना किस्मत को मैं संवारूं और जिंदगी को गले लगा लूं। और अब तक तो बेखबर मैं खुद से थी, और अब तक तो बेखबर मैं खुद से थी, खुद को थोड़ा नींद से जगा लूं और खुद को थोड़ा नींद से जगा लूं और। तो आइए स्वागत करते हैं एक शाम कलमकारों के नाम में हमारी मार्च की पोएट ऑफ द मंथ श्रीमती अर्चना सक्सेना जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंदु जी। सबसे पहले तो कलम के जादूगर मंच का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। फिर सभी दर्शक श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम। मैम, पोएट ऑफ द मंथ बनना अपने आप में ही गर्व का विषय है, क्योंकि 4 चरणों में इतने सारे प्रतियोगियों से आप कम्पीट करते हुए तब जाकर पोएट ऑफ द मंथ बनते हैं। हाँ और बिल्कुल। पोएट ऑफ द मंथ मार्च हमारे लिए स्पेशल भी था, क्योंकि हमने पूरा मार्च का माह अपनी वुमेन को डेडिकेट किया था, और जिसमें आपने कभी मैरी कॉम जी के बारे में लिखा, तो कभी लता मंगेशकर जी के ऊपर लिखा। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं हम लोगों को इस बार पढ़ने के लिए मिली, और हम लोग बार बार परेशान हो जाते हैं इस चीज को देखकर कि किसको बनाया जाए, क्योंकि सभी लेखक, सभी रचनाकार बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं आजकल। और ऐसे में आपका पोएट ऑफ द मंथ बनना, तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि मैं पहली बार पोएट ऑफ द मंथ चुनी गई। हालांकि मैं तीसरे चरण तक तो और भी कई बार पहुंची थी, लेकिन जी पोएट ऑफ जी द मंथ बनना सच में बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि सभी बहुत अच्छा लिखते हैं। और जी। जो भी रचनाएं जिनकी भी सेलेक्ट होती हैं वो उनके लेखन की वजह से होती हैं। और ये भी मैं मानती हूँ कि आप लोगों के लिए भी चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा कई बार। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ही तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरे लिए तो बहुत गर्व का विषय है कि मैं इस बार पोएट ऑफ द मंथ चुनी गई। और इस बार मेरी जी। ट्रॉफी भी बड़ी मुश्किल से मेरे मुझ तक पहुंची, क्योंकि जब वो हाँ। मेरे पास पहली बार पहुंची तो मैं फ्लाइट में थी और ओटीपी नहीं दे पाई, तो वो वापस हो गई। जी फिर जी जी ने जी थोड़ा प्रयत्न अलग से किया, फिर वो दोबारा जी पहुंच गई। अब वो इंडिया में मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं अपने साथ हाथ में लेके फोटो खिंचाती, लेकिन वो जी। बाद हमने में। आज ही आपकी पोस्ट देखी है फेसबुक पे, जिसमें आपने ट्रॉफी का फोटो शेयर किया है, हाँ जी। और हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई उस फोटो को देखकर। मैम, एक क्वेश्चन, क्योंकि आप पोएट ऑफ द मंथ बनी है, तो पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे इस राह की तरफ मुड़ी? ये कैसे हुआ? बचपन से मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। इतना ज्यादा कि मैं कहीं भी जाती भी थी किसी के घर भी, तो भी कोई ना कोई बुक ढूंढ कर बैठ जाती थी पढ़ने, जिसकी वजह से डांट भी खाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो फिर उससे क्या हुआ कि हिंदी पे थोड़ी पकड़ अच्छी हो गई। हिंदी जी के शब्द भाषा थोड़ा सा समझ में आने लगी। पहले बच्चों को खड़ा करके क्लास में पढ़वाते भी थे काफी ज्यादा, जी अभी जी पता नहीं जी। कितना होता आजकल के स्कूलों में। तो मेरा मतलब बोलने का भी हिंदी में शुद्धता आती चली गई। फिर हम्म। धीरे धीरे जब मैं 16-17 साल की थी, तब मैंने कहानियों में ही ज्यादा शौक था उस समय तक, और अभी भी बहुत है कहानियों की तरफ। तो जी कहानियां लिखना शुरू किया। तो बाकी जो मेरी सहेलियां थी स्कूल की, उस समय मैं स्कूल में ही थी, कॉलेज में नहीं थी, तो उनको भी मैं सुनाती थी, उनको अच्छा लगता। उस समय भी मैंने एक लंबा थोड़ा सा उपन्यास टाइप का लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं अरे वाह। भेजा नहीं था। एक जी बार मैंने सरिता मैगजीन में एक कहानी भेजी उस उम्र पे, जी। लेकिन वो क्या हुआ कि वापस आ गई 15-20 दिन में। मैंने बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करके भेजी थी, तो फिर जी। मेरी हिम्मत ना टूट गई, क्योंकि अब तब इतना आसान नहीं हुआ करता था ना। जैसे सोशल बिल्कुल। मीडिया में अभी तो कुछ भी लिखा, पोस्ट कर लिया, जी किसी ग्रुप जी। में ज्वाइन किया, बिल्कुल। लेकिन तब ऐसा हम्म नहीं था। फिर हम्म मेरे को लगा कि नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं लिखती हूँ। धीरे धीरे वो बस परिवार को सुनाती थी लिख के, सहेलियों हम्म। को, और वो खत्म होता चला गया। जी। शादी के बाद फिर सोचा ही नहीं इस बारे में ज्यादा, बहुत टाइम तक। बच्चों को कभी हम्म। कभी स्कूल में कुछ पैरोडी वैरोडी बना के देती थी, लेकिन इससे हाँ। ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर अभी 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले मैंने फिर से थोड़ी सी कहानियां लिखी और अपने किसी किसी लोगों को सुनाई, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लिखते हो आप, तो इसको कुछ आगे करो, आपको तो किताब निकलवानी चाहिए। पर फिर भी इतनी हिम्मत नहीं जी। आई कि वाकई में ये सच बोल रहे हैं, या कुछ लोग तो कहना एक अलग बात होती है, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं हम्म। ऐसा कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे ये कोविड आया, जो कि बहुत नुकसान तो लोगों का किया, लेकिन इससे मुझे फायदा भी पहुंचाया। उसी फरवरी में, जब मार्च में कोविड शुरू हुआ, तो मेरे बेटे की शादी हुई थी। तो अच्छा। उसके बच्चे यूएस चले गए और मैं खाली। हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी, डॉक्टर हैं वो, तो वो भी उनको तो जाना ही पड़ता था। तो मैं सारा दिन, उस समय मेरे पास मेड तक नहीं होती थी, क्योंकि पहले वाले उसमें तो किसी के पास घर में मेड भी नहीं थी।
5 महीने मेरे बिना मेड के भी निकले थे, तो मैं सारा दिन मुझे समझ में ही नहीं आता था करूँ क्या, काम खत्म हो जाता था, 2 जनों का काम कितना। फिर मुझे लगा ऐसे तो डिप्रेशन हो जाएगा, तो खाली सारा दिन कुछ, क्योंकि टीवी में कुछ नहीं आता था सिवाय न्यूज़ के, सिर्फ और वो भी कोविड की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो लिखना ही पड़ेगा, तो मैंने शुरू हम्म। की। फिर मैंने अपनी कविताएं लिखना शुरू की, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में भेजना शुरू करी। उन्होंने बोला बहुत अच्छा लिख रहे हो आप, तो किसी ग्रुप को ज्वाइन करो। फिर मैंने अपना पहला ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे लगा मेरा लेखन लोगों को पसंद आ रहा है, फिर मेरे जी। को वहाँ पे उन्होंने एडिटोरियल टीम में भी बहुत ही जल्दी 1-2 महीने के बाद ही ले लिया था, और मैं उसमें सौंदर्य संबंधी लेख मैंने बहुत लिखे वहाँ पे। फिर मैं और मंच मेरे को दिखाई देते थे, तो मुझे लगता था इस पे भी लिखना चाहिए, इस पे भी लिखना चाहिए। मैं जुड़ती चली गई, और आज पोएट ऑफ द मंथ चुनी गई हूँ, तो बहुत ही गर्व बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। है। मैम, बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, और क्योंकि मैंने आपके परिचय में ये पढ़ा कि आप बच्चों के लिए कविताएं लिखती हैं, हाँ तो जी। आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है कि बच्चों के लिए कोई कविता लिखी गई हो। तो हम्म। अगर कोई कविता आपकी ऐसी हो तो प्लीज हम सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल सुनाना भी चाहूंगी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए काफी लिख रही हूँ आजकल। उसी में जी। एक कविता है। पहले जमाने में जब हम लोग छोटे थे, और या मेरे भी बच्चे छोटे थे, उस समय पे भी गली में मदारी आते थे बंदर भालू हम्म। लेके, और बंदर भालू हम्म। का नाच हमारे बच्चे ने देखा। लेकिन आजकल वो सब नहीं है, क्योंकि जी। अब ये अलाउड नहीं है। तो उस पे मैंने एक बार सोचा कि इस पे भी कुछ लिखा जाए, तो मैंने एक कविता लिखी। मैम शुरू करिए। आन्या बोली माँ से अपनी, मम्मी सुनो जरा मेरी बात, नानी को समझाना होगा, तंग करती मुझको दिन रात। नानी एक कहानी सुनाती, वो इसको सच्ची बतलाती। बोली एक मदारी आया, साथ में अपने भालू लाया। भालू ने फिर नाच दिखाया, ठुमक ठुमक के वो इतराया। भालू जंगल में होते माँ, तब वो शहर में आते, और वो कितने डरावने होते, तब वो नाच दिखाते। इसके बाद वो जो कहती हैं, वो भी सुनो तुम आगे। अगले दिन फिर वही मदारी बंदर भी ले आते। बंदर ने फिर नाच दिखाया, रूठी बंदरिया को भी मनाया। तुम ही बताओ मम्मी मुझको, ऐसा भी कहीं होता? नानी मुझे समझती बुद्धू, ऐसा कौन है करता? बंदर तो है खूब डराते, खौं खौं वो चिल्लाते। कब वो हमको नाच दिखाते, कब वो बंदरिया को है मनाते। वो तो आंगन में आकर के टंगे हुए कपड़े ले जाते। और मदारी क्या होता है ये भी बिल्कुल समझ ना आया। भालू बंदर नाच ना करते तो ये मदारी कहाँ से आया? नानी से वो लोग कहानी सुनाएं, पर उसको सच्ची ना बताएं। छोटी हूं पर मूर्ख नहीं हूं, मुझे नहीं वो बुद्धू बनाए। सुन बिटिया की भोली बातें, मम्मी को थी आई हंसी। गोद में उसको बैठाया और माथे पर दी एक पप्पी। तुम बिल्कुल भी बुद्धू नहीं हो, तुम तो हो बड़ी होशियार। पर नानी भी गलत ना कहती, तुमसे करती कितना प्यार। मदारी कहते थे उनको, जो जानवर गली में लाते थे। डमरू बजा के उन्हें नचाते, बच्चों का दिल बहलाते थे। बदले में इसके वो तो बस थोड़े से पैसे पाते थे। कभी सपेरे भी आते थे, गली में बीन बजाते थे। बीन की धुन पर सांप नचा के वो भी पैसे पाते थे। बहुत सुंदर, सब बहुत सुंदर। मैंने ये सब मैंने खुद देखा है, जब मैं छोटी बच्ची थी। नानी ने कुछ झूठ ना बोला, बात ये बिल्कुल सच्ची थी। हाँ। अब वो क्यों नहीं आते गली में, ये भी तुम्हें बताते हैं। उनको अब मिलती है सजा, जो जानवर को सताते हैं। उनको अब मिलती है सजा, जो जानवर को सताते आपने बचपन की याद दिला दी मैम, बहुत ही हैं। सुंदर, बहुत ही प्यारी सी रचना थी आपकी। हम लोग धन्यवाद। जब बचपन में थे तो मदारी का खेल बहुत देखते थे। गली गली हाँ में घूम के बंदर भालू इनको नचाया करते थे, सांप वाले भी आते थे। तो हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आपने मुझे बचपन की याद दिला दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी कविता के लिए। धन्यवाद। मैम, आपसे आगे मेरा एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर रचनाकार कहीं ना कहीं किन्हीं रचनाकारों से जो हमारे पहले के रहे हैं या आज में हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं और अपने सृजन करते हैं। जो भी हमारी रचनाएं होती हैं कहीं ना किसी से इंस्पायर होती हैं। तो क्या कोई ऐसे कवि या कवित्री हैं जो जिनसे आप इंस्पायर हुई और जिनसे आपने सोचा कि मुझे भी लिखना चाहिए, उनकी कविताओं को पढ़कर कभी आपको ऐसा लगा हो?
हाँ, हमारे मंच पर भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक आप भी हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन अ, और लोग बहुत हाँ, अच्छा लगते हैं, ये तो हाँ, है। बहुत अच्छा लिखते हैं। और जी। मैं अभी इस तरह के ग्रुप से जुड़ी ही असल में 2 ही साल पहले हूँ। तो हुँ, इन 2 सालों में मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, जिनमें से बहुतों की रचनाएँ मुझे अच्छी लगती हैं। और मैं किसी 1-2 का नाम लूँगी यहाँ पे तो थोड़ा-सा नहीं, नहीं, गलत आप सजना। पुराने कवि-कवित्री हाँ, जो भी रहे हैं हम लोगों के हिंदी साहित्य में, हाँ, वो तो आप फिर सभी उनसे महादेवी किनसे वर्मा, सुभद्रा जी, कुमारी चौहान, ये सभी को जी। मैंने पढ़ा है। और हुँ, थोड़ा-सा उसके आगे जाते हैं तो हरिवंश राय बच्चन भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, और मधुशाला नीरज, उनकी सबसे ज़्यादा हाँ, फ़ेमस नीरज है। जी भी। हाँ, जी, बिल्कुल, तो इन सभी को पढ़ा है मैंने कहीं न कहीं। और सब मैथिली शरण गुप्त जी, और जी, सभी ने मुझे इंस्पायर किया है। किसी एक का नाम यहाँ पे मैं नहीं ले पाऊँगी, सभी ने मुझे इंस्पायर किया है। जी। मैम, आपकी एक और रचना हो जाए, कोई भी आपकी पसंद की? मेरी पसंद की एक रचना है, मैंने बहुत पहले ही लिखी थी। चाँदनी पे लिखी है ये रचना। मैं शायद जी। चाँद-चाँदी के इर्द-गिर्द ज़्यादा ही घूमती हूँ। जी, सुनाइए मैम। बगिया में झूले पे मैं थी, खिल रही थी चाँदनी। रात रानी भी खिली थी, सुगंध थी वो सुहावनी। देखा नज़र भर आसमां को, नज़ारा था कितना भला। तारों की बारात संग, चंदा सफर पर था चला। चांदनी होके मगन, प्रियतम के अंग संग डोलती। प्रीत कितनी सच्ची थी, मुख से भले न बोलती। आसमां में चांद प्यारा, पूर्णिमा का वो चांद था। आसमां में चांद प्यारा, पूर्णिमा का वो चांद था। और वो बहती चांदनी, जैसे टूटा कोई बांध था। आसमां में लाखों तारे, कोई न सहचर चांद का। चांद से थी दूर, लेकिन सहचरी थी चांदनी। बह रही थी बयार कोमल, बज उठे वीणा के तार। नाचा मेरा मन मयूरा, संग थिरकती चांदनी। झूले पे ही सो गई मैं, इतना सुंदर था समा। सर से पांव तक मुझे चादर ओढ़ाती चांदनी। रात का अंतिम पहर था, नींद से मैं जब जगी। चांद घर जाने को था, और सिसकती थी चांदनी। जाते जाते उससे बोला उसका वो प्यारा सा चांद, कल मिलेंगे फिर दोबारा। आशा से भर उठी चांदनी। कल मिलेंगे फिर दोबारा, आशा से भर उठी चांदनी। वाह! मैम बहुत ही खूबसूरत। कब लिखी है ये आपने रचना? लगभग कितना ये टाइम हुआ? मैंने लिखी होगी करीब 2 साल पहले। नहीं, अच्छा। बल्कि 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले। नहीं, काफ़ी तो मैं, खूबसूरत रचना हम्म, लिखी है आपने हम्म, और सही कहा आपने कि आपको चाँद-चाँदनी के आस-पास ही आप ज़्यादातर घूमती हैं और क्योंकि आपकी चंदा मामा भी चंदा से रिलेटेड है, चाँद का टुकड़ा भी आपका चाँद से रिलेटेड है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई संबंध ज़रूर है आपका चाँद और चाँदनी से। अ, मैम बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे पटल हैं फ़ेसबुक पे हम्म। आजकल, तो हमारे कलम के जादूगर में ऐसी वो कौन-सी चीज़ है जो इसको दूसरों से अलग करती है? या आपके हिसाब से आप और क्या सजेशन दे सकती हैं हमें इसे इम्प्रूव करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़रूरत मुझे समझ में ऐसी आ रही है कि मैं दूँ सजेशन। लेकिन बहुत अच्छा है और हमें इसमें नया सीखने को मिलता है। जो कभी-कभी आप अलंकार या ऐसी चीज़ें देते हो, इस पे लिखना है, या कभी कुछ गज़ल टाइप का कुछ लिखना होता है, या अलग-अलग विधाएँ हमें दे मिलती हैं, दोहा वगैरह। तो हमें जी, सीखने को इसमें बहुत कुछ मिलता है, और इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। हुँ, तो लिखना बहुत अच्छा लगता है। और जब जैसे इस बार तो ये हुआ कि जैसे ही एक राउंड क्लियर हुआ और सब अपना नाम सबसे ऊपर दिखा, तो फट तैयार की, अब तो दूसरी लिखनी ही है। और मैं इधर आने की तैयारी भी हो रही थी, मेरी इन दिनों चल रही जी। थी, लेकिन मैं लास्ट टाइम टाइम तक कि नहीं, ये तो करके ही जाना है पूरा। तो लिखने और की बहुत प्रेरणा आपकी मिलती मेहनत रंग भी लाई। है। हाँ, होता है कभी-कभी हमारा इंस्टिंक्ट हमसे कहता है कि आपको करना है,
हाँ और जी, जब हम करते हैं तो हम जीत भी जाते हैं उस चीज में। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर रहा आपका इस बार का पोएट ऑफ द मंथ में, जितना भी आपने सृजन किया बहुत ही सुंदर सुंदर था, मैंने पढ़ा था सारा। मैम एक और आपकी कोई बेहतरीन सी रचना हो जाए। मैं ये गीत सुनाना चाहूंगी जो लता मंगेशकर का गाने को मिला था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पोएट ऑफ द मंथ की जो चौथी चुनौती थी वो हमने लता मंगेशकर जी के नाम करी थी, और सभी को पता है लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन उनकी जो संगीत है वो हमेशा हम लोगों को उनकी याद दिलाता रहेगा। इतना संगीत तो शायद किसी के पास भी नहीं होगा जितना लता जी का रहा है, बिल्कुल। और वो हम सबके दिलों में रहती हैं। और जैसा उनका गाना था, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, तो शायद ये गाना उन्हीं के लिए लिखा गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगता है जब भी मैं सुनती हूँ कि उनका नाम हमेशा रह जाएगा। तो मैम बहुत प्लीज सच है। तो आप ये मेरा सुनाइए। गीत भी एक तरीके से मैं श्रद्धांजलि ही देना चाहती हूँ इस गीत के जरिए लता जी को। जी बिल्कुल। ये रूह का बंधन तो जन्मों की कहानी है, धड़कने नाम तेरा जपे जब भी सांस आनी जानी है। ये रूह का बंधन तो जन्मों की कहानी है। एक प्यार का नगमा है, संग मिलकर गाएंगे, साथी मेरे मर कर भी हम साथ निभाएंगे। है प्रीत अमर अपनी, सच्ची ये कहानी है, धड़कने नाम तेरा जपे जब भी सांस आनी जानी है। मैं बल खाती नदिया सागर तक जो जानी है, इठलाती फिरूं जैसे मौजों की रवानी है। तेरे संग ओ मेरे सनम जिंदगी तो सुहानी है, धड़कने नाम तेरा जपे जब भी सांस आनी जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, किस्सा बस हमारा है। मैं संगनी तेरी हूँ, तू मेरा सहारा है। धरती से अंबर तक गूंजी ये कहानी है, धड़कने नाम तेरा जपे जब भी सांस आनी जानी है। अब तेरे बिना हमदम मेरा ना बसर होगा, जो मर भी गए हम तुम किस्सा ये अमर होगा। सदियों से फिजाओं में तेरी मेरी कहानी है, धड़कने नाम तेरा जपे जब भी सांस आनी जानी है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस गाने को लिखा है, और मैं कहूँगी कि आपने जस्टिस किया है गाने के साथ। ये गाना धन्यवाद। बहुत ही मेरा भी फेवरेट है, और उसी की तर्ज पे आपने लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही सुंदर। बहुत अ, बहुत मैम आप लगातार लिख रही हैं, तो अब आपकी भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, कुछ आप उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे?
मैं आजकल थोड़ा सा बच्चों के लिए ही ज्यादा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि अब दो आ चुकी, एक कहानी संग्रह आई है और जी। एक उपन्यास आया है, तो इसके बाद थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो कोशिश जारी है, बहुत अच्छी कविताएं मैंने बच्चों के हिसाब से कोशिश तो की है लिखने की। अब वो जी आगे जब कभी प्रिंट के रूप में आएंगी तो लोगों को पसंद आएंगी कि नहीं, वो तो समय ही बताएगा। तो जी जी जी। बस बच्चों के लिए ज्यादा हो रहा है, और इस समय वैसे भी मेरा थोड़ा यूएस में हूँ ना, तो बच्चों के साथ हूँ, तो बच्चों वाला माहौल भी बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बच्चों के साथ बिल्कुल। खुद भी बच्चा बनी हुई हूँ, तो जब भी लिखती हूँ बच्चों के लिए। एक बार मेरी सुबह शुरू शुरू में नींद नहीं आती थी, थोड़ा जेट लैग वाली प्रॉब्लम थी, तो हाँ सुबह सुबह 4 बजे मैं उठ गई, तो मैंने जी। क्या किया, एक कविता बना डाली बच्चों के लिए। ये बेस्ट यूटिलाइजेशन है टाइम का। बस यही चल रहा है अभी तो फिलहाल। क्रिएटिव लोगों के साथ ये तो होता है कि आपको खाली वक्त मिला और आप अपना, जो आपकी हॉबी है, जो आप करते हैं, चाहे कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ हाँ, हम लोगों की तरह लेखन करते हैं, मेरी बेटी तो कहीं पेंटिंग ना, करती है, और मेरे दोनों बुक्स के कवर उसी ने बनाए हैं। एक अरे टुकड़ा वाह। बादल भी और चांद फिर जी, निकला, दोनों देखा कवर और पे बहुत भी। सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आपके फ्रंट पेज, बहुत अच्छे हैं। मैम एक और कविता। हाँ जी। अब मैं एक, मैंने अभी लिखी थी पुरुष के ऊपर, हाँ मैं पुरुष हूँ, जी जी तो जी। मैं ये सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हाँ मैं पुरुष हूँ, हाँ हूं तो मैं एक पुरुष, और परिवार का भी मैं हूँ अभिमान। पर मेरी भी है व्यथा कथा, जिसका न किसी को हुआ ज्ञान। जब जन्म हुआ तब से ही सुना, मेरे घर का चिराग बस मैं ही हूँ। माँ की आंखों का दुलारा मैं, और पिता की लाठी मैं ही हूँ। बहनों का रक्षक मैं ही हूँ, परिवार का दृढ़ स्तंभ भी मैं। पत्नी का मांग सिंदूर भी मैं, उसके 16 श्रृंगार भी मैं। परिवार का मैं ही पालक हूँ, मेरे बच्चों का आधार हूँ मैं। सुनने में कुछ ऐसा लगता कि जो कुछ हूँ बस मैं ही मैं। परिवार का मैं ही पालक हूँ, मेरे बच्चों का आधार हूँ मैं। सुनने में कुछ ऐसा लगता कि जो कुछ हूँ बस मैं ही मैं। पर इसके इतर जाकर देखो, मेरी भी कुछ मजबूरी है। परिवार संतुलन करने में इच्छाएं मेरी अधूरी हैं। मुझे ना चाहिए कुछ अपने लिए, दो जोड़ी कपड़ों में खुश हूं। पर जब तक अजब हो परिस्थिति, कैसे बतलाऊं मैं नाखुश हूं। माँ ने देखा मेरे विवाह का स्वप्न, उस दिन से जब मैं पैदा हुआ। मैंने भी पिता को देखा था, माँ का करते सम्मान सदा। फिर क्यों मेरी पत्नी के आते ही उनका व्यवहार बदल सा गया। फिर क्यों मेरी पत्नी के आते ही उनका व्यवहार बदल सा गया। जब पत्नी का सम्मान किया, जोरू का गुलाम क्यों कहलाया। जब पत्नी का सम्मान किया, जोरू का गुलाम क्यों कहलाया। अब किसकी सुनूं, मैं पिसता रहा दो पाटों के बीच सदा। माँ से भी बड़ी मेरी दूरी, पत्नी ने भी मुझे नहीं समझा। बच्चों को सिखाऊं अनुशासन, वो समझे मैं हूं बड़ा कड़क। वात्सल्य से ओत प्रोत दिल है, जतलाना न जानू बात अलग। कैसी है अजब धारणा, मर्द को रोने तक का हक ही नहीं। कैसी है अजब धारणा, मर्द को रोने तक का हक ही नहीं। जो गलती से भी अश्रु बहे, सब कहते हैं ये मर्द नहीं। मैं पुरुष हूं, फिर भी रखता हूं एक कोमल और भावुक हृदय। परिवार से बस इतना चाहूं, वो मेरे लिए हो सहृदय। मैं पुरुष हूं, फिर भी रखता हूं एक कोमल और भावुक हृदय। परिवार से बस इतना चाहूं, वो मेरे लिए हो सहृदय। मत कहो कि मर्द को दर्द नहीं, सच ये है मर्द भी रोता है। और क्या है इसमें गलत कहो, मर्द भी इंसान होता है। क्या है इसमें गलत कहो, मर्द भी इंसान होता है। वाह, बहुत ही सटीक बातें आपने पुरुष को लेकर कही हैं। और जब हमारे दर्शक इसको देख रहे होंगे तो जो पुरुष हैं, हमारे रचनाकार हैं,
कवि हैं, वो बहुत खुश होंगे कि कोई उनके मन की बात को समझ पाया है। अक्सर वैसे होता यही है, जैसा आपने लिखा है कि स्टार्टिंग से उसको रोने का भी हक नहीं होता, उसको अपनी फीलिंग्स जताने का हक नहीं होता, तो वो वही एक पत्थर दिल बन जाता है कहते हैं, लेकिन एक नारियल की तरह का मुझे लगता है कि पुरुष का बिल्कुल हृदय ऊपर होता से है, और जो कठोर उसका अंदर पूरा से कैरेक्टर है वो बिल्कुल नारियल जैसे ही होते हैं। क्योंकि पापा लोगों को हम लोगों ने सबने देखा है, पापा को देखा है, भाई को देखा है, तो उनके जो डांट भी है तो उसके पीछे बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर होती है, वो छुपी हुई होती है। तो आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया है पुरुष के बारे में, बहुत ही सुंदर। एक बार ताली आपके लिए। थैंक यू। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे रचनाकार यहाँ पर लिख रहे हैं और नए लोग भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन नए रचनाकारों को क्या सजेशन अपनी तरफ से देना चाहेंगे, क्या सुझाव होंगे कि वो अपनी लेखनी को किस तरीके से और संवार सकते हैं? मैं इसमें हमेशा एक ही बात यही कहना चाहती हूँ कि लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, हमें उससे अपनी गलतियों का पता चलता है। कई बार हमारी मात्राओं की और छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं जो हमें कई बार समझ में ही नहीं आती है कि हमने गलत लिखा है या सही लिखा है। हम दूसरों को पढ़ें, कहीं और पढ़ें, नए कवियों को, पुराने को, सब जगह। तो उसके लिए पहले हमें खुद का ज्ञान पहले ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर लेखन में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स आती हैं, गलतियां लगती हैं बीच में पढ़ने में, तो आधा इंटरेस्ट तो पढ़ने वालों का थोड़ा समाप्त सा हो जाता है, उसमें मजा नहीं आता कि कुछ मतलब चाहे गहरी बात आपने की हो, लेकिन भाषा की अशुद्धि भी मतलब थोड़ा सा खराब इंप्रेशन देती है। तो शुद्धता बहुत जरूरी है उसमें। और बाकी तो इतने सारे लोग लिख रहे हैं और हम अगर सबको पढ़ते रहे तो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, नई नई चीजें मिलती हैं लिखने के लिए, नए नए टॉपिक हमें दिए जाते हैं, उससे भी हमारा लेखन निरंतर सुधरता है। क्योंकि मैं भी जब अपनी पुरानी चीजें उठाती हूँ कभी भी, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो बात थी ही नहीं, मतलब मजा ही नहीं आता है पढ़ के, ऐसा लगता है कि ये मैंने लिखा था इसमें कुछ। और करेक्शंस किए जा सकते हैं, ये फील होता है हाँ अपनी हाँ पुरानी बिल्कुल। कविताओं को और पढ़ मैंने के। कई बार ऐसा किया भी है। पुरानी जैसे सेम कि मैंने भी मैंने किया मैम। जो मैंने अभी चांदनी वाली सुनाई, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत करेक्शन किया है इसके जी बाद, जब अभी जी जब जी सुनाई है। बिल्कुल। तो पहले जो लिखी थी उसमें कुछ ना कुछ लगा कि नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा और सुधार सकते हैं। तो अपना जी ही अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे बाद में, दो चार महीने बाद भी अपना भी कोई भेज रहा है तो एकदम से झटपट नहीं भेज देना चाहिए। थोड़ा सा जी लिखने के बाद उसको दो चार बार पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि फिर हमें समझ में आता है नहीं, हमने यहाँ पे अगर हमने इसकी जगह ये लाइन डाल दी तो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस यही, बाकी तो सब बहुत अच्छा लिखते हैं। मैम, चलते चलते आपकी एक और रचना हो जाए तो और मजा आ जाए। देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कोई मुझे थोड़ी हास्य में मिल जाए अगर, तो अच्छा है इसमें। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें। चलिए, आजकल मोबाइल पे लोगों को बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गया है, हर हर किसी के हाथ में मोबाइल, सोते जागते सबसे पहले हाथ जब उठता है तो मोबाइल बिल्कुल पे जाता है। तो इससे बिल्कुल एक बार बिल्कुल। मैंने लिखी थी, जी आज मेरे सपने में आया, गुम हुआ मोबाइल कहीं, छूटे मेरे पसीने, छलकती माथे पर चिंता गहरी, नींद में चलती ढूंढ रही थी मैं उसको, वो जो है मेरी जान, उस पर तो मेरा तन मन वारी, जान भी उस पर है कुर्बान। झाड़ दिया बिस्तर मैंने फौरन, खींच रजाई नीचे फेंकी। ये सर्दियों में लिखी गई थी, इसलिए इसमें रजाई की बात है। झाड़ दिया बिस्तर मैंने फौरन, खींच रजाई नीचे फेंकी, पतिदेव घबरा के उठे तब, चेहरे पर चिंता गहरी थी। वो मुझको झकझोर के बोले, नींद में हो या जाग रही हो, इतनी क्यों बेचैन लगो तुम, आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो। आंख खुली तो मैं शर्माई, आज तो फिर से कांड कर दिया। आंख खुली तो मैं शर्माई, आज तो फिर से कांड कर दिया। झटपट फिर मोबाइल उठाया, उसको मैंने अंक में भर लिया। आंखें तरेर के बोले सैया, हद करती हो, बड़ी हो अजब। मैं यहाँ ठंड से ठिठुर गया, तुम देखो सपना बड़ा गजब। मुझको लगता तुम राधा हो और तेरा मोबाइल मोहन, मुझको लगता तुम राधा हो और तेरा मोबाइल मोहन, पर जरा समझो अच्छा नहीं है फोन के प्रति इतना सम्मोहन।
मैं भी कहाँ उनसे कुछ कम थी, पति के संग सेल्फी ले डाली। मैं भी कहाँ उनसे कुछ कम थी, पति के संग सेल्फी ले डाली। क्रोधित उनकी वो मुख मुद्रा, झटपट व्हाट्सएप पर थी डाली। कहने को तो आधी रात थी, दुनिया मोबाइल संग जाग रही थी। कहने को तो आधी रात थी, दुनिया मोबाइल संग जाग रही थी। लॉल और राफल का दौर चल निकला। सैया की खिसियाहट बड़ी थी। इतना कर मैं बोली उनसे, कम से कम मैं समय पे सोती। इतना कर मैं बोली उनसे, कम से कम मैं समय पे सोती। देखो दुनिया का सम्मोहन, वो तो मोबाइल संग जागती रहती। देखो दुनिया का सम्मोहन, वो तो मोबाइल संग जागती रहती। क्या बात कही है, वाकई जान ही है आजकल मोबाइल सभी लोगों की। जरा सा इधर उधर हो जाता है तो सबकी सांसें अटक जाती हैं मोबाइल को लेकर। और शायद आजकल अ, कटेगा भी नहीं मोबाइल के बिना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी सही चीजें हम बात है। लोगों की इसी पे चली। कहीं अगर इसके ड्रॉबैक्स हैं तो कहीं ना हम्म, कहीं कुछ अच्छाइयां फायदे भी भी हैं। बहुत हैं, हाँ तो बिल्कुल। मैं लोगों से यही कहूंगी कि आप फायदा करें, अपने मोबाइल का यूज करें तो उसका सही वे में यूज करें, गलत वे में यूज ना करें। और स्पेशली बच्चों पे निगरानी जरूर रखें, आजकल बहुत जरूरी हो गया है। मैम, बातें आपसे करना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन टाइम की बाउंडेशन है तो उसने हमें बांधा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पोएट ऑफ द मंथ बनने के लिए। और आशा करते हैं कि आपने मुझसे एक चीज और बताई थी कि साहित्य रत्न में अभी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यस। हम चाहेंगे कि आप साहित्य रत्न में भी पार्टिसिपेट करें हाँ मैं और बिल्कुल साहित्य करूंगी। रत्न भी बने तो हम लोगों को एक बार फिर आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हाँ मैं तो जब वापस आऊंगी उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाता इतना लेखन, जी 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 जी, तो मैं लौट के आऊंगी तो डेफिनेटली उसमें भी बिल्कुल लिखूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं कि आज आपको भी मजा आया होगा हम लोगों के साथ। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ। थैंक यू मैम, फिर सभी आपसे का बहुत मुलाकात बहुत होगी। आभार, मंच का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी हमारी मार्च की पोएट ऑफ द मंथ कवित्री श्रीमती अर्चना सक्सेना जी। और आई होप आप लोगों को ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और हम हर बार इसी तरीके से आपको नए नए रचनाकारों से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हम लोगों के साथ इसी तरीके से हर एपिसोड में, चाहे वो पोएट ऑफ द मंथ का हो चाहे साहित्य रत्न का हो, आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और काव्य सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते रहिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।